Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर जो जिक्र कर रहे हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत है, पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2 गतियां हैं। यानी पृथ्वी की कितनी गति है? 2 गति हैं, जिसमें से एक आपकी क्या है? परिभ्रमण गति है। क्या है? परिभ्रमण गति का आप जिक्र करोगे, परिभ्रमण गति है। और दूसरी जो गति का आप जिक्र करते हो क्या है? परिक्रमण गति भी। क्या है? परिक्रमण गति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पृथ्वी की 2 गतियां हैं, जिसमें से एक परिभ्रमण गति है और दूसरी गति कौन सी? परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति को आप घूर्णन गति के नाम से भी जानते हो। घूर्णन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घूर्णन जैसे जिक्र करें, घूर्णन है गति, या दैनिक गति भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? दैनिक गति के नाम से भी इसको जानते हो। या परिक्रमण का जैसे जिक्र करिए, परिक्रमण क्या होती है? वार्षिक गति के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस गति के नाम से? वार्षिक गति। यानी सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक आपकी परिक्रमण गति है, अपने अक्ष पर जो घूमती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। और एक और क्या होती है? परिक्रमण गति है, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले पृथ्वी का जब हम जिक्र करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी हम जिक्र करें, पृथ्वी जो आपकी है वो कितने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। जैसे आपने ये पढ़ा है, यानी कोण होता है, समकोण होते हैं, 360 डिग्री का जो कोण मानते हैं पूरे सर्कल को हमें। तो यहाँ 23.5 डिग्री का जब आप जिक्र करते हो, 23.5 डिग्री, तो उत्तरी ध्रुव होगा आपका। कौन सा ध्रुव होगा? जैसे उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव का जैसे हम जिक्र करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी 23.5 डिग्री जो ये है आपका, ये इसका अक्षीय झुकाव है भी। यानी अक्षीय झुकाव का हम जिक्र करते हैं, तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है कितना है? 23.5 डिग्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो झुकाव है, यानी इसको बोलते हैं कक्षीय झुकाव भी। किस नाम से जाना जाता है? कक्षीय झुकाव। यानी 23.5 डिग्री तो ये अक्षीय झुकाव है, और 66.5 डिग्री जो इसका क्या है? कक्षीय झुकाव है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे पहले जब हम गतियों का जिक्र करें, गतियों से पहले आपको ध्यान होना चाहिए भी 23.5 डिग्री के ऊपर ये अपने अक्षीय, यानी अक्षीय झुकाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं कक्षीय झुकाव भी पूछा जाता है। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, और कक्षीय झुकाव का हम जिक्र करें तो 66.5 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम जब जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में, यानी सबसे पहले हम किस गति का जिक्र करें? परिभ्रमण गति का भी। यानी घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति का हम विस्तृत रूप से क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। जैसे जिक्र करें, परिभ्रमण गति का जो समय है, कितने समय में ये जो अपना चक्कर पूरा करती है, समय का हम जिक्र करें तो 23 घंटे। कितने हैं? 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में क्या है? अपना चक्कर है पूरा करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने का जो समय लगाती है, वो कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का जैसे जिक्र करें, या फिर लगभग मान लेते हैं 24 घंटे। यानी इसको कितना माना जाता है? कई बार लगभग पूछ लेते हैं, तो लगभग कितना है? 24 घंटे। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी समय कितना लगता है अपने, और इसी को ही आप क्या कहोगे? नक्षत्र दिवस भी। यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो ये चक्कर लगाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? नक्षत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। यानी नक्षत्र दिवस कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र करें किसके बारे में? परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति के बारे में जिक्र करें। एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यानी पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी जिक्र करें इस चीज़ के बारे में, पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिसे आपको ध्यान होना चाहिए। हम जिक्र करें पश्चिम से पूर्व,
तो पश्चिम से पूर्व करते हैं तो सबसे पहले सूर्योदय जो होता है आपका सूर्य उदय, तो सूर्योदय जो होगा सूर्य उदय, तो सूर्योदय कहाँ पर होगा? पूर्व के अंदर होगा। और सूर्य अस्त का हम जिक्र करें, सूर्य अस्त, तो सूर्य अस्त कहाँ होता है आपका? पश्चिम में भी, ठीक है भी। यानी पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, हम जिक्र करें, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है। इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो कहाँ पर होता है? पूर्व के अंदर होता है। और सूर्य अस्त का हम जिक्र करें तो कहाँ होता है? पश्चिम के अंदर होता है। इसीलिए हम कहते हैं भी सबसे पूर्व में जो आपका देश कौन सा है? पूर्व में देश है, पूर्व में देश आपका जापान है। क्या है आपका? जापान। तो सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो कहाँ पर होता है? जापान के अंदर। यानी सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जापान क्या है? पृथ्वी के ऊपर हम जिक्र करें तो कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। जापान को निप्पन, यानी इसका पहले नाम क्या था? निप्पन था। निप्पन ये चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? सूर्य का स्रोत। सूर्य का स्रोत, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हम जो भी चीज पढ़ें विस्तृत आपको जानकारी होनी चाहिए। जिसे मैंने जिक्र किया, पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, इसीलिए पूर्व में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। इसीलिए मैंने जापान का जैसे एग्जांपल दिया था, जापान कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी में पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित होने के कारण ही सबसे पहले जो सूर्य कहाँ निकलता है? आपका जापान में निकलता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? निप्पन। और निप्पन चीनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य का स्रोत। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सूर्योदय, अब पृथ्वी पर जब हम जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, पूरी पृथ्वी के ऊपर है, तो पूर्व में जैसे आपका सूर्योदय हो गया जापान का। अगर हम जिक्र करें यानी अस्त कहाँ होता है? तो प्रशांत महासागर में हम जिक्र करते हैं। यानी अस्त जो दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है? प्रशांत है महासागर के अंदर। यानी अमेरिका की तरफ जो प्रशांत महासागर है वहां पर हमें सूर्य अस्त दिखाई देता है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस जैसे हवाई द्वीप का जिक्र करें, समाऊ द्वीप का जिक्र करें, अब तो उनके ऊपर क्या है? सूर्य अस्त दिखाई देता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब परिक्रमण जो गति है, परिभ्रमण जो गति है, सॉरी परिभ्रमण गति से आपके दिन रात बनते हैं भी। यानी दिन रात किससे बनते हैं? दिन रात जो का निर्धारण जो होता है वो किससे होता है? परिभ्रमण। यानी परिभ्रमण से दिन रात बनते हैं, दिन रात बनते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरा हम जिक्र करें, दिन रात बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका क्या है? परिभ्रमण। दैनिक गति से क्या बनते हैं? दिन व रात बनते हैं। इसके अलावा समुद्री परिवर्तन भी होते हैं भी। क्या होते हैं? समुद्री परिवर्तन। समुद्री परिवर्तन होते हैं। समुद्री परिवर्तन के साथ साथ क्या होते हैं? पवनों की दिशा में भी परिवर्तन आता है। यानी पवनों की दिशा में भी परिवर्तन आता है, दिशा में परिवर्तन। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए। यानी परिभ्रमण से क्या बनते हैं? दिन व रात बनते हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए। यानी दिन और रात का निर्धारण होता है, इसकी दैनिक गति से होता है। जब हम पढ़ते हैं यानी दिन और रात कैसे कैसे बनते हैं, 24 घंटे में दिन आ जाता है और आपकी रात जो आ जाती है। तो हम जिक्र करें, रात के दिन तब होता है जब सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। यानी पृथ्वी जो है आपकी, पृथ्वी पर प्रकाश जो सूर्य का पड़ रहा है तो क्या होगा? आपका दिन होता है। और जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े तो क्या होती है? आपकी रात होती है। ये चीज आपको क्लियर। समुद्री परिवर्तन भी होते हैं। दिन रात बनने के कारण ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, हम जिक्र करें तो उसके कारण क्या है? समुद्री परिवर्तन भी होते हैं। पवनों का भी दिशाओं में भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, यानी दिन रात बनने से पवनों की दिशाओं में भी परिवर्तन आता है। इसके अलावा जैसे मैं जिक्र करें, अगर भारत में आपसे पूछे भी भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्य उदय का हम जिक्र करें, सूर्य उदय का हम जिक्र करें, और सूर्य अस्त जो भारत में अगर कहीं होता है सूर्य अस्त, तो सूर्य अस्त होता है गुजरात। जी क्या लिखोगे आप? गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई बार पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दी है भी। 2 घंटे का क्या है? अंतर है। यानी अरुणाचल प्रदेश और
गुजरात के बीच में हम जिक्र करें इस चीज के बारे में, ठीक है, तो 2 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी मैंने जिक्र किया था सूर्य जो उदय जो होता है, सूर्य उदय तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्य अस्त क्या लिखा हमने, गुजरात। यानी सबसे पहले तो आपका कहाँ होगा, सबसे पहले तो आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में कहाँ होगा आपका गुजरात में, ठीक है भी। उदय का हम जिक्र कर रहे हैं भी, सबसे अंत में कहाँ होगा, गुजरात के अंदर। अस्त भी हम जिक्र करें तो अस्त भी कहाँ होगा, अंत में गुजरात के अंदर भी। यानी 2 घंटे का क्या है, डिफरेंस है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम जिक्र कर रहे थे पृथ्वी की दैनिक गति, परिभ्रमण के बारे में। अब जो पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी है, परिक्रमण का हम जिक्र करेंगे। किसके बारे में जिक्र करेंगे, परिक्रमण। यानी पृथ्वी की दूसरी गति कौन सी है, परिक्रमण है, जिसे वार्षिक गति भी कहा जाता है, ठीक है भी। दूसरी गति कौन सी है, परिक्रमण। परिक्रमण का आप जिक्र करोगे, परिक्रमण को क्या कहोगे आप, वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, वार्षिक गति। यानी परिक्रमण गति है, इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, जिक्र करें परिक्रमण जो गति है, इसमें समय कितना लगता है, समय का जिक्र करें तो 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 2 गतियों का जब हम जिक्र करते हैं तो दूसरी गति कौन सी है आपकी, वार्षिक गति है। वार्षिक गति जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, 365 दिन 6 घंटे में क्या है, अपना चक्कर पूरा करती है। इसीलिए हम जो 6 घंटे दिए हुए हैं, हर 4 साल बाद, यानी 6 गुणा 4 जैसे आप 24 घंटे हो जाते हैं, तो 4 साल बाद आपका लीप का वर्ष आ जाता है। लीप का वर्ष यानी लीप ईयर आ जाता है। जब भी हम पढ़ते हैं ना, हर 4 साल बाद जो है आपका साल कितना हो जाता है, एक वर्ष कितने, 366 दिन का। 366 दिन जिस वर्ष में है वो आपका लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में आपकी फरवरी जो होती है, फरवरी का जब हम जिक्र करते हैं तो फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मैंने जिक्र किया था वार्षिक गति, परिक्रमण गति का सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है कितने समय में, 365 दिन 6 घंटे। ये 6 घंटे 4 साल बाद आपके 24 घंटे बन जाते हैं, यानी एक दिन फालतू बन जाता है। उसे जो 366 दिन आते हैं जिस साल में, उसे हम बोलते हैं लीप ईयर भी। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर जो होता है उसमें जो फरवरी का जो महीना होता है वो कितना होता है, 29 दिन का। अब लीप ईयर जो आपका मैंने बताया था, लीप का वर्ष है, इसे अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। भी ये ध्यान किया करो भी, अधिवर्ष यानी लीप ईयर भी कहा जाता है। 366 दिन का जो साल होता है उसको अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको ध्यान हो, परिक्रमण गति से क्या होते हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती है भी। क्या है, ऋतुएं बनती है भी, यानी ऋतुएं बनती है। अब वार्षिक गति जो है, परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति से क्या बनती है, ऋतुएं बनती है। और क्या बनते हैं, दिन रात छोटे बड़े होते हैं भी। क्या बनते हैं, दिन व रात, दिन व रात छोटे बड़े होते हैं। मैं जिक्र करूंगा इन चीज़ों के बारे में भी, दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं अभी विस्तृत रूप से। चीज यानी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सर्द ऋतु आती है, पतझड़ आता है, बसंत आती है, ग्रीष्म ऋतु जैसे आती है, सर्द और ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, दिन व रात छोटे व बड़े होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो जिक्र कर रहे थे, इसके बाद में जिसे आपको ध्यान हो भी, दिन बड़े और छोटे कैसे होते हैं, दिन बड़े और छोटे जब हम जिक्र करें, विस्तृत चर्चा करनी इस चीज के बारे में भी हमने। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हम पृथ्वी का ग्लोब का, जब हम पृथ्वी का जिक्र करें ग्लोब के बारे में, तो आपको ध्यान होना चाहिए पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा जो है आपकी विषुवत रेखा है भी। क्या है ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जो काल्पनिक रेखा है। और 23.5 डिग्री। अब भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको पढ़ते हो, मध्यांतर रेखा जिसको आप पढ़ते हो, पृथ्वी को 2 समान भागों में काल्पनिक रेखा जो बांटती है, इसके उत्तरी भाग को आप क्या कहोगे, उत्तरी गोलार्ध बोलोगे। क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी भाग को क्या कहोगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है भी। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री भी हम जिक्र करते हैं, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री जो आपका है, 23.5 डिग्री
उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है इसको करक रेखा कहा जाता है भी, करक रेखा कहा जाता है। ये जो चैप्टर अलग बनेगा आपका, वैसे जिक्र करेंगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आपकी कौन सी है, मकर रेखा भी। क्या है, मकर रेखा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी विषुवत रेखा के बारे में, करक रेखा के बारे में और मकर रेखा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने जिक्र किया था आपका ऋतुएं जो बनती हैं, ऋतुओं का जैसे जिक्र किया, ऋतुएं दिन रात बड़े छोटे होते हैं और वार्षिक गति में ही हम क्या पढ़ते हैं, अपसौर उपसौर। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको इनके बारे में भी जानकारी दी थी। वे जो वार्षिक गति है, पृथ्वी की जो वार्षिक गति है, उससे क्या अपसौर और उपसौर बनते हैं। अपसौर और ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, यानी अपसौर और उपसौर का भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। क्या है, अपसौर और उपसौर का जैसे जिक्र करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीजें। यानी ऋतुओं का निर्धारण होता है, दिन रात बड़े छोटे बनते हैं और अपसौर और उपसौर भी क्या होते हैं, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। यानी अपसौर मतलब क्या होता है, अधिकतम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी का जैसे जिक्र करते हैं, जो क्या होती है 4 जुलाई को भी। हर साल 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है, जिसको अपसौर कहा जाता है। और जिक्र करें उपसौर, ये न्यूनतम दूरी है भी, न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी ये हर साल 3 जनवरी को होता है भी, 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी को। इसको किस नाम से जानते हैं, अपसौर। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अधिकतम दूरी हम जिक्र करें तो लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर भी, मैंने पहले भी जिक्र किया था इसके बारे में। और न्यूनतम दूरी हम जिक्र करें तो न्यूनतम दूरी आपकी कितनी रहेगी, 14.70 करोड़ किलोमीटर भी। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। यानी वार्षिक गति के कारण आपके अपसौर और उपसौर भी हम जिक्र करते हैं, ये चीज आप जिक्र करो। अब जैसे मैं जिक्र कर रहा था दिन के बारे में, आपको दिनों के बारे में बता रहा था भी, दिन जो है आपके जिक्र कर रहे थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए 21, ये 4 तिथियां आपको याद रखनी है। 21 जून आपको याद रखना, 21 जून। जिक्र करें भूमध्य रेखा पर सूर्य जो लंबवत चमकता है आपका 21 मार्च व 23 सितंबर, 23 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और मकर रेखा के ऊपर जो सूर्य चमकता है वो आपका है 22 दिसंबर भी। क्या है, 22 दिसंबर। समझने की बात है, कुछ नहीं है इसमें ऐसी बड़ी बात है। 4 आपको तिथियां याद रखनी है, 21 जून रखना है, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर आपको याद रखना है सभी बच्चों को। अब हम जिक्र करें 21 जून को सूर्य जो आपका है, सूर्य का जैसे हम जिक्र करते हैं तो सूर्य सीधा चमकता है। किस पे चमकता है, सीधा चमकता है। यानी सूर्य की सीधी किरणें किसके ऊपर पड़ती है, आपकी करक रेखा के ऊपर पड़ती है 21 जून को। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी होती है, रात है छोटी, ठीक है भी। और क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है भी। क्या जिक्र करोगे, ग्रीष्म ऋतु होती भी। ये चीज आपको क्लियर करना है। यानी 21 जून को करक रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधा चमकता है। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून का है। दिन बड़े होते हैं और रात क्या होती है, छोटी होती है। और ग्रीष्म ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है, गर्मी आ जाती है, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं अभी चीज। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे यही जो स्थिति है अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में हम जिक्र करें। अब आपसे पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन कब होते हैं, छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में हम जिक्र करें 21 जून का, यानी 21 जून का हम जिक्र कर रहे हैं तो 21 जून का दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा और रात क्या होगी, बड़ी होगी भी। रात है बड़ी होगी और ऋतु कैसी होगी, शरद ऋतु भी। क्या होती है, शरद ऋतु। ये चीज अपोजिट चलना है। जो आपको उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दे
उसके अपोजिट, जैसे हम पढ़ रहे हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। रात जैसे हम जिक्र कर रहे हैं भी, रात छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में रात क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे हम पढ़ रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शरद ऋतु। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये 21 जून जो आप पढ़ते हो, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, योग दिवस, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 21 जून 2015 को भी। ये चीज आप क्लियर करो भी, ठीक है भी। यानी 21 जून को क्या बनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में मैंने जैसे तिथियां उत्तरी गोलार्ध का आपका जिक्र किया था, उत्तरी गोलार्ध में है ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, और इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। कर्क संक्रांति, यानी जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है तो इसको कर्क संक्रांति कहा जाता है, और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति, ये चीज आपको क्लियर करना है भी। उत्तरायण और दक्षिणायन का जब हम जिक्र करते हैं, यानी उत्तर में जब सूर्य आता है तो उसको क्या बोलते हो आप, कर्क संक्रांति, और दक्षिण में जाता है तो उसको मकर संक्रांति या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आपको क्लियर पढ़ना चाहिए, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था। अब मैंने जिक्र किया था दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती है वो मकर रेखा के ऊपर है, तो कब पड़ती है, 22 दिसंबर को। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी 23.5 डिग्री के ऊपर मकर रेखा है, मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को। इसीलिए यहां पर दिन क्या होता है, बड़ा होता है। दिन बड़ा होता है, रात क्या होती है, छोटी होती है, और शरद ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। ग्रीष्म, क्या लिखोगे, शरद नहीं भाई, ग्रीष्म क्या लिखोगे आप, ग्रीष्म। तो ग्रीष्म ऋतु का जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक पता है भी ग्रीष्म ऋतु का क्या होता है, यहाँ पर आगमन होता है। इसी के अपोजिट उत्तरी गोलार्ध का हम जिक्र करें तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन छोटा, और जिक्र करें रात बड़ी होती है, और शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। जैसे दक्षिणी गोलार्ध का हमने जिक्र, अपोजिट पढ़ना है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे मैंने लिखा था 21 मार्च को, साल में 2 तिथि ऐसी आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखी है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं, किसकी किरणें, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, इसलिए यहां पर दिन व रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर होते हैं, ये चीज आप क्लियर करना। यानी सम रात व सम दिन होते हैं। ये सम रात व दिन का अगर हम जिक्र करें तो सम रात व दिन कब होते हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़े। ये 2 बार आते हैं साल में, हम जिक्र करें 21 जिक्र करोगे मार्च और 23 सितंबर को। यानी दिन और रात बराबर होते हैं, जिसको 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। और ये जो से मैंने जिक्र किया था 21 मार्च का जो जिक्र किया था और 23 सितंबर का जिक्र किया था, इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 21 मार्च को कहा जाता है बसंत विषु, क्या कहा जाता है, बसंत विषु के नाम से जाना जाता है, वसंत विषु। और 23 सितंबर को जाना जाता है शरद विषु भी, ठीक है भी, शरद विषु। ये पूछा जा सकता है भी वसंत विषु क्या होता है, शरद विषु क्या होता है। वसंत विषु लिखेंगे भी 21 मार्च को, जब सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़े तो उसको क्या कहते हैं, वसंत विषु कहेंगे। अगर कहे भी शरद विषु क्या होता है, तो शरद विषु होता है 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम जिक्र कर रहे थे दिन रात छोटे बड़े कैसे बनते हैं, ये जो जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने जिक्र किया था, एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए, दिन रात जो बराबर हो रहे हैं भूमध्य रेखा के ऊपर हो रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है आपका, तो यहां पर सूर्य जिक्र करें, यानी दक्षिण की ओर सूर्य आपका जा रहा है तो यहां पर दिन रातों में फर्क आ जाएगा। उत्तर की तरफ सूर्य जाएगा तो यहां पर भी दिन और रातों के अंदर फर्क आए। जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में सूर्य गमन करता है,
तो दिन और रातों में क्या होते हैं, फर्क होता है। ये नहीं है अभी क्लियर सभी के सभी जगह आपकी क्लियर हो रही है। यानी जैसे उत्तर में जाएगा तो आपके यहाँ पर दिन बड़े और रात क्या होती है, यहाँ पर उत्तर में दिन बड़े और रात छोटी हो जाएगी, और दक्षिण में आएगा सूर्य तो दिन बड़े और रात क्या हो जाएगी, छोटी। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज हम जिक्र कर रहे थे पृथ्वी की गतियों के बारे में, दैनिक और वार्षिक गति के बारे में जिक्र किया था, विस्तृत रूप से हमने जिक्र किया था। कोई ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।